अगर आप मुशुको टेंसे के लाइट नॉवल रीडर हो तो आपको पता होगा कि एरिस की ट्रेनिंग हमेशा से एक मिस्ट्री बनी हुई थी। नॉवल हमें बार बार उसकी प्रोग्रेस के छोटे छोटे ग्लिम्स दिखाता था, लेकिन कभी भी पूरी जर्नी एक साथ नहीं दिखाई गई। सबसे पहली बार हमने एरिस का अपडेट तब मिला जब रूडियस की सिल्फी से रियूनियन हो गई थी। फिर दूसरी बार उनकी शादी के बाद, और तीसरी बार जब रूडियस रॉक्सी के साथ घर लौट चुका था। लेकिन एनिमे ने इस पूरी स्टोरी लाइन को एक साथ अडेप्ट करके ऑनेस्टली कमाल कर दिया। एरिस को स्वॉर्ड सैंक्टम में ट्रेन करते हुए दिखाना, नए पावरफुल स्वॉर्ड्समैन को इंट्रोड्यूस होते देखना, और एनिमे ओरिजिनल सीन्स की वजह से ये सब बिल्कुल फ्रेश एक्सपीरियंस लग रहा था, जैसे पहली बार देख रहे हो। लेकिन एनिमे ने सब कुछ कवर नहीं किया। लाइट नॉवल में से एरिस की ट्रेनिंग के पीछे काफ़ी और डिटेल्स हैं। स्वॉर्ड गॉड की सोच, स्वॉर्ड सैंक्टम की हिस्ट्री, एरिस की ब्रूटल ट्रेनिंग का रूटीन, और वो सब रीज़न जिन्होंने उसे फ्यूचर स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनाया। तो आज हम कवर करेंगे एरिस की पूरी जर्नी, बिल्कुल बिगिनिंग से। दुनिया के सबसे नॉर्दर्न रीजन में एक जगह है जिसे स्वॉर्ड सैंक्टम के नाम से जाना जाता है। ये वही प्लेस है जहाँ पहले स्वॉर्ड गॉड ने अपना स्कूल स्टैब्लिश किया था। अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में उसने यही स्टूडेंट को ट्रेन किया और स्वॉर्ड गॉड स्टाइल को दुनिया भर फेमस कर बनाया। टाइम के साथ स्वॉर्ड सैंक्टम हर स्वॉर्ड्समैन का ड्रीम डेस्टिनेशन बन गया। जो भी सच में स्वॉर्ड्समैनशिप सीखना चाहता था, उसके लिए ज़िंदगी में एक बार स्वॉर्ड सैंक्टम जाना ऑलमोस्ट कंपलसरी माना जाता था। हर साल काउंटलेस वॉरियर यहाँ आते थे, लेकिन इन सब में सिर्फ कुछ ही लोग थे जिनको असली प्रोडिजी माना जाता था। प्रोडिजी में सबसे पहला नाम आता था नीना फैरियोन का। करंट स्वॉर्ड गॉड की बेटी सिर्फ 16 साल की एज में स्वॉर्ड सेंट बन चुकी थी। सबको यकीन था कि 20 साल की होते होते वो स्वॉर्ड किंग बन जाएगी, और 25 साल तक स्वॉर्ड एम्परर। उस वक्त स्वॉर्ड सैंक्टम के स्टूडेंट्स के लिए नीना एक बेंचमार्क थी। हर कोई मानता था कि फ्यूचर गॉड वही बनेगी। दूसरा प्रोडिजी था जीनो ब्रेड्स। सिर्फ 12 साल की एज में स्वॉर्ड सेंट बनने वाला हिस्ट्री का सबसे यंगेस्ट स्वॉर्ड्समैन। वो नीना का कज़न था और फैरियन ब्रांच फैमिली का से बिलोंग करता था। टैलेंट उसमें भी कमाल का था, बस एक प्रॉब्लम थी, उसके अंदर वो किलर इंस्टिंक्ट नहीं थी जो एक ट्रू स्वॉर्ड्समैन के लिए ज़रूरी होती है। और ये बात बहुत जल्दी प्रूव होने वाली थी। और फिर आई तीसरी प्रोडिजी, मैड डॉग एरिस बोरिस ग्रीरेक। सिर्फ 2 साल पहले स्वॉर्ड सैंक्टम में पहुंची थी, लेकिन उसकी एंट्री इतनी शॉकिंग थी कि 2 साल बाद भी लोग उस दिन की बातें करते थे। एनीमे में हमें दिखाया गया कि एरिस डायरेक्टली स्वॉर्ड गॉड गैल फेरियन को इंसल्ट कर देती है। नॉर्मली अगर कोई स्वॉर्ड गॉड के सामने इतनी बदतमीजी करता तो उसको स्वॉर्ड सैंक्टम से जिंदा बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, लेकिन गैल सिर्फ हंस पड़ा। बाकी सब लोग शॉक थे, लेकिन गैल समझ गया था कि एरिस एक्चुअली क्या चाहती है। उसके वर्ड्स में एरोगेंस नहीं था, उसके अंदर सिर्फ एक ऑब्सेशन थी। जब एरिस ने कहा कि उसका गोल ऑस्टर्ड को मारना है, तब गैल को समझ आ गया, क्योंकि ऑस्टर्ड को हराना सिर्फ एक एनिमी को हराना नहीं था, उसका मतलब था दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बनना। और ऐसा सपना हर कोई देखने की हिम्मत नहीं करता। इसी वजह से गैल इम्प्रेस्ड हुआ। उसके बाद एनिमे में हमें कुछ फाइट्स दिखाई गई। सबसे पहले जिनो ने एरिस को चैलेंज किया। उसे लगा ये बस एक एरोगेंट लड़की है, लेकिन ड्यूल शुरू होते ही एक ही अटैक में जिनो नीचे गिर गया। उसे रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिला। नीना फ्यूरियस हो गई। बाकी स्वॉर्ड सेंस भी चिल्लाने लगे कि एरिस ने अनफेयर अटैक किया है। उनके हिसाब से ये कावर्डली मूव था, लेकिन स्वॉर्ड किंग, स्वॉर्ड एम्परर्स और खुद स्वॉर्ड गॉड तीनों की ओपिनियन बिल्कुल अलग थी। गैल ने सिर्फ एक लाइन कही, जिनो सॉफ्ट है। और ये फाइट उस बात का प्रूफ थी। रियल बैटलफील्ड में कोई तुम्हें रेडी होने का वेट नहीं करता। स्वॉर्ड निकालते ही बैटल शुरू हो जाती है, और तुम्हारा गार्ड डाउन है तो गलती तुम्हारी है। एरिस ने सिर्फ वही किया जो एक रियल वॉरियर करता था। अपने कज़न की इंसल्ट बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से नीना खुद एरिस के सामने आ गई। उसे पता था कि रूल्स के हिसाब से ये सही नहीं है, लेकिन उसे लगा एरिस ने पहले ही रूल्स तोड़ दिए हैं, तो अब उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। फाइट शुरू हुई और रिजल्ट दोबारा वही। स्वॉर्ड सेंट्स ने एरिस को फिर कावर्ड बोला, लेकिन स्वॉर्ड किंग और स्वॉर्ड गॉड लेवल के वॉरियर्स फिर डिसअपॉइंटेड हुए, क्योंकि उनके लिए ड्यूएल तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक सामने वाला लड़ने लायक ना हो। सिर्फ स्वॉर्ड्स टूट जाना डिफीट नहीं होती, बैटल तब खत्म होती है जब स्वॉर्ड्समैन खत्म होता है। ये माइंडसेट ही स्वॉर्ड गॉड स्टाइल का असली फाउंडेशन था, और एरिस नेचुरली इसी फिलोसॉफी को समझ चुकी थी। अब फाइनली सामने आए स्वॉर्ड गॉड खुद, गैल फेरियन। उनके हाथ में था लेजेंडरी स्वॉर्ड गॉड ब्लेड, विंड पाइप। ये 48 लेजेंडरी मैजिक स्वॉर्ड्स में से एक था, जो डीमन रेल्म के लेजेंडरी ब्लैकस्मिथ जूलियन हैडिस्को ने ड्रैगन किंग काजाकुट की हड्डियों से फॉर्ज किया था। लेकिन ऑनेस्टली इस फाइट में स्वॉर्ड का इंपॉर्टेंस ऑलमोस्ट जीरो था। जैसे ही ड्यूल शुरू हुआ, गैल ने स्वॉर्ड चलाने की भी ज़रूरत नहीं समझी। सिर्फ उसके बैटल और ही इतना टेरिफाइंग था कि एरिस हवा में उछल कर दूर जा गिरी। पावर डिफरेंस इतना बड़ा था कि फाइट शुरू होने से पहले ही ख़त्म लग रही थी। सबको लगा अब एरिस की शॉर्ट सैंक्टम से निकाल दी जाएगी, लेकिन फिर गैल ने वो डिसीजन लिया जिसके बारे में किसी ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था।
उसने अनाउंस किया कि एरिस को वो पर्सनली ट्रेन करेगा और ये ऑनर उसे पिछले कई सालों में किसी को नहीं दिया था। सब स्टूडेंट्स स्टन रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी एरोगेंट लड़की को एक स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है, लेकिन गैल को एरिस में कुछ और नज़र आ रहा था और वही चीज़ उसकी असली ट्रेनिंग की शुरुआत बनने वाली थी। अब सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था, आखिर स्वॉर्ड गॉड गैल ने एरिस को पर्सनली ट्रेन करने का डिसीजन क्यों लिया। स्वॉर्ड सैंक्टम में उसे पहले भी काउंटलेस टैलेंटेड स्वॉर्ड्समैन आए थे। नीना जैसी प्रोडिजी थी, जीनो जैसा जीनियस था और कई स्वॉर्ड सेंट्स और स्वॉर्ड किंग्स भी वहाँ मौजूद थे। लेकिन फिर भी गैल ने इन सबको छोड़कर एरिस को चूज़ किया और इसका रीज़न उसका टैलेंट नहीं था बल्कि उसका जुनून था। बहुत लोग सोचते थे कि एक स्वॉर्ड्समैन को स्ट्रांग बनने के लिए सिर्फ अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है, कि गुस्सा, जेलसी, हेट्रेड या रिवेंज जैसे इमोशन इंसान को वीक बना देते। लेकिन स्वॉर्ड गॉड स्टाइल की फिलोसॉफी बिल्कुल अपोजिट है। इस स्टाइल के हिसाब से अगर तुम इमोशन जेन्युइन है तो वही इमोशन तुम्हारी तलवार को और भी डेंजरस बना देते हैं। तुम्हारा एंगर, तुम्हारा ऑब्सेशन, तुम्हारा रिवेंज, ये सब तुम्हें और तेज़ और ज़्यादा लीथल बना सकते हैं। और एरिस के अंदर ये सब कुछ था। उसका हर स्विंग सिर्फ ट्रेनिंग नहीं था, उसके हर अटैक के पीछे एक ही टारगेट था, ऑस्टेड। इसी वजह से गैल ने तुरंत पहचान लिया कि एरिस के अंदर वही हंगर है जो एक ट्रू स्वॉर्ड गॉड के अंदर होनी चाहिए। ये चीज़ सिखाई नहीं जा सकती, ये तो किसी के अंदर होती है, ये कभी नहीं होती। स्वॉर्ड सैंक्टम के बाकी स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि एरिस को इतना इंपॉर्टेंस क्यों मिल रहा है। उनके हिसाब से रूल्स तोड़े थे, उसने रूल तोड़े थे, लोगों पर स्नीक अटैक किया और सीनियर्स की इंसल्ट भी की थी। लेकिन गैल के लिए ये सब इरिलेवेंट था। उसने एरिस को शॉर्ट सेंट के रैंक दे दिया। इस डिसीजन ने पूरे सैंक्टम के शॉक्सवेव्स भेज दिए। लेकिन सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं थे, कई एक्सपीरियंस्ड वॉरियर भी कंफ्यूज थे। लेकिन गिलेन सब समझ रही थी। उसे पता था कि गैल सिर्फ शॉर्ट टेक्निक नहीं देख रहा था, वो एक वॉरियर की मेंटालिटी देख रहा था और उसे टेस्ट कर रहा था। टाइम स्किप होता है 2 साल बाद। 2 साल बीत चुके थे। अब एरिस पहले से कई गुना स्ट्रॉन्गर बन चुकी थी, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल नहीं बदली, उसका डेली ट्रेनिंग रूटीन। सुबह से शाम तक बस स्वॉर्ड, ना कंप्लेंट्स, ना ब्रेक, ना एक्सक्यूजेस। उसके लिए सिर्फ एक ही गोल था, एक दिन ऑस्टेड को हराना। नीना इन 2 सालों में नीना और एरिस की प्रॉपरली बात भी नहीं हुई। जब भी मिलती थी बस इंसल्ट एक्सचेंज करती थी। नीना अब भी मानती थी कि वो एरिस से बेटर है और एरिस उसे ऑनेस्टली फ़र्क ही नहीं पड़ता था। लेकिन रियलिटी कुछ और थी। हर महीने होने वाले स्प्रिंग सेशंस में दोनों लगभग इक्वल परफॉर्म करती थी। कभी नीना जीती, कभी एरिस। डिफरेंस सिर्फ माइंडसेट का था। नीना के लिए ड्यूल तब खत्म होता था जब अपोनेंट की शॉट टूट जाए, लेकिन एरिस के लिए बैटल नहीं होती थी, तब तक खत्म नहीं होती थी जब तक सामने वाला लड़ने लायक ना हो। ये डिफरेंस ही गैल बार बार सॉफ्टनेस कहता था और नीना को खुद ही इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। उसके पास टैलेंट बहुत था, लेकिन रियल बैटलफील्ड का एक्सपीरियंस नहीं था। एक दिन नीना ने फाइनली एरिस को चैलेंज करते हुए पूछा, आखिर ये रूडियस है कौन और हर बार उसका नाम क्यों लेती रहती हो। तब एरिस ने पहली बार अपनी पूरी जर्नी बताई, कैसे बचपन में वो दोनों मिले थे, कैसे साथ ट्रैवल किया, कैसे रूडियस ने उसकी ज़िंदगी बदल दी और सबसे इम्पॉर्टेंट कैसे ऑस्टर्ड ने उन दोनों को ऑलमोस्ट मार दिया था। उस दिन एरिस को समझ आ गया था कि अगर उसे रूडियस के साथ खड़े रहना है तो उसे और स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। इसीलिए वो शॉर्ट सैंक्टम तक आई थी। लेकिन नीना को लगा ये सब एग्जैजरेशन है, उसके हिसाब से कोई मैजिशियन इतना स्पेशल हो ही नहीं सकता। उसने डिसाइड किया कि वो खुद जाकर रूडियस को देखेगी और प्रूव करेगी कि एरिस बस उसे ओवररेट कर रही है। स्वॉर्ड सैंक्टम से रानो जाना और वापस आना मिलाकर 3 महीने से भी कम का सफ़र था। लगभग 6 हफ्तों में नीना यूनिवर्सिटी पहुंच गई। वहाँ उसकी पहली मुलाकात हुई रूडियस से और ऑनेस्टली उसे देखकर वो इम्प्रेस नहीं हुए। एक नॉर्मल लुकिंग मैजिशियन, बिल्कुल वैसे नहीं जिसे एरिस डिस्क्राइब करती थी। उसे लगा बस इतना ही है, लेकिन उसका ओपिनियन बहुत जल्दी बदलने वाला था। उसी वक्त डीमन किंग बाडी गाड़ी एकेडमी पहुंच गया और उसने स्टूडेंट्स को चैलेंज करा। नीना ने भी उसका सामना किया। उसने अपनी फुल पावर सॉर्ड ऑफ लाइट यूज़ की। ये उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक थी, लेकिन बाडी गाड़ी ने उस अटैक को ऑलमोस्ट इग्नोर कर दिया। ब्लेड उसकी स्किन तक प्रॉपरली पेनिट्रेट भी नहीं कर पाई, सिर्फ एक हल्का सा कट बना और अगले ही सेकंड वो वॉन्ड भी हील हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उसके बाद बॉडीगार्ड ने नीना की स्वॉर्ड तोड़ दी और उसी आसानी से हरा दिया। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि वो सीरियस भी नहीं था। उसने किसी को मारने के लिए कोशिश भी नहीं की, सिर्फ कैजुअली सबको डिफीट कर दिया। उस मोमेंट नीना को रियलाइज़ हुआ ये डीमन किंग कितना टेरिफाइंग है। और फिर रूडियस बैटलफील्ड में आया, जिस अपोनेंट के सामने नीना कुछ भी नहीं कर पाई। उस डीमन किंग को रूडियस ने अपने मैजिक से कंप्लीटली ओवरवेल्म कर दिया। उसके अटैक्स देखकर नीना बिल्कुल स्पीचलेस रह गई। अब उसे समझ आ गया एरिस किस इंसान के साथ चलना चाहती थी और क्यों उसने अपनी पूरी ज़िंदगी ट्रेनिंग के नाम कर दी। उस दिन के बाद नीना बदल गई। उसने पहले से भी ज़्यादा ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। अब वो एक एक्स्ट्रा स्वॉर्ड कैरी करने लगी ताकि अगर पहली टूट जाए तो बैटल कंटिन्यू कर सके। एरिस
उसने एरिस का मजाक उड़ाना कंप्लीटली बंद कर दिया। अब उसके लिए एरिस सिर्फ एरोगेंट राइवल नहीं थी, वो एक गोल बन चुकी थी, एक ऐसी स्वॉर्ड्समैन जिसे क्रॉस किए बिना वो कभी स्ट्रांग ही नहीं बन सकती थी। यहीं से एरिस और नीना की असली राइवलरी शुरू होती है और फ्यूचर में ये राइवलरी स्वॉर्ड सैंक्टम की हिस्ट्री की सबसे लेजेंडरी राइवलरी में से एक बनने वाली थी। लेकिन उसकी कहानी फिर कभी, और इसी के साथ वॉल्यूम 9 का एक्स्ट्रा चैप्टर भी एंड हो जाता है। लेकिन एरिस की ट्रेनिंग अभी भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगला चैप्टर दिखाता है कि उसका ट्रेनिंग सबसे ब्रूटल फेज, जहां उसका सामना होता है एक नॉर्थ एम्परर से, और हमें समझ आता है कि स्वॉर्ड गॉड उसे एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में लेकर जाना चाहता रहा। अब तक हम देख चुके थे कि एरिस को शॉर्ट गॉड ने पर्सनली ट्रेन करना शुरू कर दिया था, और 2 सालों की ट्रेनिंग के बाद वो शॉर्ट सैंक्टम की स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट्स में से एक बन चुकी थी। लेकिन उसकी असली ग्रोथ अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि लाइट नॉवल का अगला साइड स्टोरी था शार्पनिंग ऑफ फैंग्स। हमने दिखाता है कि सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ ही नहीं, बल्कि एरिस की मेंटेलिटी भी कैसे कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हुई। हर सुबह एरिस एक ही काम करती थी, बस स्वॉर्ड स्विंग। ना कोई फ्लैशी टेक्निक, ना कोई स्पेशल स्टैंस, ना कोई स्वॉर्ड गॉड स्टाइल, ना नॉर्थ गॉड स्टाइल, सिर्फ एक सिंपल स्लैश। हर रोज़ हज़ारों बार, रोज़। पहली नज़र में ये सिर्फ पॉइंटलेस ट्रेनिंग लग सकती थी, लेकिन गैल का मानना था कि ये सबसे डेंजरस स्विंग वही होता है जो नेचुरली निकले। अगर तुम्हारा दिमाग अननेसेसरी थॉट से भरा हुआ है या सिर्फ किसी और की मूवमेंट्स कॉपी कर रहे हो, तो तुम कभी अपनी असली स्वॉर्ड नहीं ढूंढ पाओगे। इसीलिए एरिस को बस एक इंस्ट्रक्शन दी गई थी, स्विंग, बार बार स्विंग करो, और जब तक थक जाओ तब सोचो। रिजल्ट की याद। ट्रेनिंग के बीच में अक्सर रिजर्ड को याद करती थी एरिस। उसने रियलाइज़ किया कि रिजर्ड और गैल के टीचिंग मेथड्स बिल्कुल अलग होते हुए भी एक जगह पर आकर मिलते थे। रिजर्ड कभी लंबी लेक्चर्स नहीं देता था। अगर एरिस कोई गलती करती तो वो फिर से दोबारा गिरा देता, फिर पूछता समझ आया। अगर जवाब नहीं होता तो वो फिर से वही करता, और ये साइकिल तब तक चलती रहती जब तक एरिस खुद आंसर डिस्कवर ना कर ले। उसने सिर्फ एरिस को इतना एक्सपीरियंस दिया कि आंसर नेचुरली उसके अंदर से निकले। गैल भी कुछ ऐसा ही करना चाह रहा है। रिचर्ड बैटलफील्ड से सिखाता, गैल साइलेंस से। एरिस खुद मानती थी कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। बुक्स, थ्योरी, प्लानिंग, ये सब उसके बस की बात नहीं है, और इसी वजह से उसके लिए शॉर्ट ट्रेनिंग एक्चुअली स्टडीज से भी ज़्यादा डिफिकल्ट थी। स्कूल में टीचर बताता है कि सही आंसर क्या है, लेकिन शॉर्ट सैंक्टम में कोई आंसर ही नहीं देता। गैल सिर्फ एक लाइन बोलता है, स्विंग करो, और जब तुम स्विंग भी ना कर पाओ तब खुद सोचो कि प्रॉब्लम क्या है। लेकिन एरिस जब सोचती उसका कोई आंसर नहीं मिलता, चाहे वो ऑस्टर्ड को याद करे या गैल को या रिचर्ड को। उसे समझ ही नहीं आता था कि उन तीनों में से आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है उन्हें इससे ज़्यादा पावरफुल बनाती है। यह फ्रस्ट्रेशन ही उसके ट्रेनिंग का हिस्सा बन गई। दिन भर के ट्रेनिंग के बाद एरिस का प्रेजेंस इतना डेंजरस हो चुका था कि उसके आसपास खड़े लोग भी प्रेशर फील करने लगे थे। उसके अंदर से लिटरली किलिंग इंटेंट निकल रहा था। नॉवल में एक सीन है जहां ओबेल नाम का वॉरियर उसके सामने आता है। एरिस सिर्फ इतना कहती है, साइड हो जाओ, लेकिन ओबेल उसकी बात नहीं सुन पाता। उसका पूरा अटेंशन सिर्फ एरिस की ब्लड लस्ट पर अटक जाता है। उस मोमेंट उसे समझ आ जाता है कि ये लड़की नॉर्मल स्वॉर्ड्समैन नहीं है, ये एक असली बीस्ट बन चुकी है। इसी वक्त एरिस का सामना होता है एक नॉर्थ एम्परर लेवल वॉरियर से। एनीमे में इस सीन को काफ़ी मॉडिफाई किया गया है। नॉवल के हिसाब से ये फाइट एरिस के लिए एक रियलिटी चेक थी। बैटल शुरू होते ही एरिस अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक सॉर्ड ऑफ लाइट यूज़ करती है। एनीमे में हमें लगता है कि उसने ये टेक्निक बाद में मास्टर की थी, लेकिन लाइट नॉवल रिवील करता है कि इस पॉइंट तक वो इसे ऑलरेडी यूज़ करना सीख चुकी थी। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थी कि उसका ओपोनेंट कोई ऑर्डिनरी वॉरियर नहीं था। नॉर्थ एम्परर ने उसे अटैक को काफ़ी इतनी आसानी से डिफ्लेक्ट कर दिया, जैसे वो पहले से ही उसका वेट कर रहा हो। एक सेकंड के अंदर एरिस की स्वॉर्ड उसके हाथ से निकल गई। अब क्या, लेकिन एरिस ने गिव अप नहीं किया। यही उसे बाकी स्वॉर्ड्समैन से अलग बनाता है। जैसे ही उसकी स्वॉर्ड गिर गई, वो सीधा अपने फिस्ट से अटैक कर देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपोनेंट को स्वॉर्ड छीनने की भी कोशिश करती है। उसके ब्लेड को पकड़ लेती है, अपने हाथों की परवाह किए बिना। उस मोमेंट नॉर्थ एम्परर रियलाइज होता है कि ये लड़की जीतने के लिए नहीं, मारने के लिए लड़ रही है। और जब उसे लगता है कि अब ये डेंजरस होना पड़ेगा, तभी स्वॉर्ड गॉड गैल बीच में आ जाता है। फाइट वहीं रोक दी जाती है। फाइट के बाद गिलेन और गैल के बीच में एक इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन होती है। ये सीन एनिमे में ऑलमोस्ट थोड़ा ही दिखाया गया था। गैल अचानक अपनी स्वॉर्ड्स गिलेन की तरफ करता है। मूवमेंट इतनी फास्ट होती है कि नॉर्मल इंसान को लगता कि स्वॉर्ड हवा में टेलीपोर्ट हो गई थी, लेकिन गिलेन उस मूवमेंट को देख तो लेती है, रिएक्शन फिर भी नहीं दे पाती। और वही डिफरेंस था स्वॉर्ड किंग और स्वॉर्ड गॉड के बीच में। गैल फिर उसे कहता है, तुम अपने फैंक्स खो चुकी हो। पहले गिलेन को ये इंसल्ट लगता है, लेकिन कुछ देर बाद वो खुद एग्री करती है। उसे रियलाइज़ होता है कि वो पहले जैसे एग्रेसिव नहीं रही। टाइम के साथ उसने इंटेलिजेंस और मैच्योरिटी तो गेन की, लेकिन उसका रॉ इंस्टिंक्ट थोड़ा कम हो गया। उसे इस बात का रिग्रेट नहीं था, लेकिन गैल एरिस के साथ ऐसा होने देना नहीं चाहता था। यहीं पर गैल अपनी लाइफ का एक सीक्रेट रिवील करता है। कभी वो भी एरिस की तरह था।
उसका भी एक ड्रीम था ऑस्टर्ड को हराना। जब वो शॉर्ट सेंड था उसने भी ऑस्टर्ड को चैलेंज किया था और बिल्कुल बुरी तरह हार गया था। उस डिफीट ने उसका ईगो कंप्लीटली तोड़ दिया, लेकिन वही डिफीट उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। उसने डिसाइड किया कि अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक काम के लिए डेडिकेट करेगा, स्ट्रॉन्ग इनफ बनना, ताकि एक दिन ऑस्टर्ड को चैलेंज कर सके। ताकि इसी ऑब्सेशन ने उसे स्वॉर्ड गॉड बनाया। और जब उसने एरिस को देखा, उसे अपना यंगर वर्जन याद आ गया, एक ऐसी वॉरियर जिसका ज़िंदगी का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, ऑस्टर्ड। इसीलिए गैल किसी को भी एरिस की ट्रेनिंग में इंटरफेयर नहीं करने देता। उसके हिसाब से ये ट्रेनिंग टेक्निक्स की नहीं है, ये दो लोगों के बीच की अंडरस्टैंडिंग थी, दो ऐसे वॉरियर्स जो दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान को चैलेंज करना चाहते थे। और अगर एरिस को कभी ऑस्टर्ड का सामना खड़ा होना पड़ा तो उसे सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं, गैल से भी स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा। इसी गोल के साथ उसकी ट्रेनिंग का अगला फेज शुरू होता है और 1 साल बाद एरिस को नॉर्थ सेंट के रैंक से भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। ये दिखाता है कि स्वॉर्ड गॉड स्टाइल के साथ साथ उसने नॉर्थ गॉड स्टाइल के प्रैक्टिकल एलिमेंट्स भी अपनी फाइटिंग स्टाइल में इंक्लूड कर दिए हैं। लेकिन उसकी जर्नी अभी भी कंप्लीट नहीं हुई थी, क्योंकि अगला और फाइनल फेज उसे ले जाता है एक बिल्कुल अलग स्वॉर्ड स्टाइल के पास, वाटर गॉड स्टाइल। और वही ट्रेनिंग उसे ऑस्टर्ड के अगेंस्ट लड़ने के लिए करीब ले जाती है। अब तक एरिस ने स्वॉर्ड गॉड स्टाइल की टेक्निक कंप्लीट कर ली थी, नॉर्थ गॉड स्टाइल का प्रैक्टिकल ट्रिक्स भी सीख लिए थे और उसकी स्ट्रेंथ पहले से कई गुना बढ़ गई थी। लेकिन स्वॉर्ड गॉड गैल को पता था, अगर किसी दिन एरिस को सच में ऑस्टर्ड का सामना करना पड़ा तो सिर्फ एक अटैक करना काफ़ी नहीं होगा, उसे दुनिया के तीसरे मेजर शॉर्ट स्टाइल वाटर गॉड स्टाइल को भी समझना पड़ेगा। और इसी वजह से शुरू होता है उसकी फाइनल ट्रेनिंग का फेज़। एनीमे में इस बात को बेयरली मेंशन किया गया है, लेकिन लाइट नॉवल में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट रिवील करता है। स्वॉर्ड सैंक्टम असल में कभी स्वॉर्ड गॉड स्टाइल का हेडक्वार्टर्स था ही नहीं। इसी जगह का कोई परमानेंट ओनर ही नहीं होता था। यह हमेशा उस स्वॉर्ड्समैन का होता था जो उस जनरेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हो। एक ज़माना में वाटर गॉड स्टाइल रूल करता था, उसके बाद स्वॉर्ड गॉड स्टाइल ने ड्यूएल जीतकर स्वॉर्ड सैंक्टम अपने नाम कर लिया। और फ्यूचर में अगर कोई और स्ट्रॉन्गेस्ट स्टाइल यूज़र प्रूफ हो जाता है तो सैंक्टम उसका हो जाता है। इसी ट्रेडिशन की वजह से स्वॉर्ड सैंक्टम हमेशा दुनिया के बेस्ट स्वॉर्ड्समैन का घर बन रहा था। यहाँ सिर्फ एक स्टाइल नहीं, सबसे पावरफुल स्टाइल सर्वाइव करता है। उसी वक्त वाटर गॉड थी रेडा रिया, एक लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन जिन्होंने वाटर गॉड स्टाइल की अल्टीमेट टेक्निक ब्लेड डिप्रीवेशन को परफेक्शन तक पहुँचाया था। उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन स्किल के मामले में वो अभी भी मॉन्स्टर की कैटेगरी में आती थी। कहते थे कि दुनिया में लगभग कोई भी स्वॉर्ड्समैन उनके डिफेंस को ब्रेक नहीं कर सकता। बस एक एक्सेप्शन था, स्वॉर्ड गॉड गैल फैरियन। सिर्फ वही इंसान था जो रेडा के स्टाइल को कंसिस्टेंटली ओवरपावर कर सकता था। इसीलिए जब गैल का लेटर रेडा तक पहुंचा तो वो नेचुरली क्यूरियस हो गई। गैल ऐसा आदमी था जो ज़िंदगी में किसी को हेल्प मांगना पसंद ही नहीं करता था। अगर उसने किसी को बुलाया है तो बात डेफिनेटली सीरियस होगी। रेडा ने गैल की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, लेकिन एक कंडीशन के साथ, वो भी अपनी डिसाइपल को स्वॉर्ड सैंक्टम भेजेगी। गैल को उसे ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं थी, बस उस लड़की को स्वॉर्ड गॉड स्टाइल का असली लेवल देखना था। उस डिसाइपल का नाम था आइसोलोड क्ल्यूल, वाटर किंग और रेडा की सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट। प्रॉब्लम ये थी कि आइसोलेड काफ़ी टाइम से किसी वर्दी अपोनेंट से नहीं लड़ी थी, उसकी ग्रोथ ऑलमोस्ट रुक चुकी थी। रेडा चाहती थी कि वो डिफीट एक्सपीरियंस करे, क्योंकि वाटर गॉड स्टाइल का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ही यही था, जितने पावरफुल ओपोनेंट होगा उतनी ही फास्टर उस स्टाइल का यूज़र इंप्रूव करेगा। रेडा को जल्दी ही समझ आ गया, गैल सिर्फ वाटर गॉड स्टाइल सीखना नहीं चाहता, वो एरिस को स्पेशली वाटर गॉड यूज़र के अगेंस्ट प्रिपेयर कर रहा है। और जब उसने सुना कि एरिस का फाइनल गोल ऑस्टर्ड को चैलेंज करना है, तब उसे सब समझ आ गया। ऑस्टर्ड सिर्फ स्वॉर्ड गॉड स्टाइल यूज़ नहीं करता, उसके पास मल्टीपल स्टाइल का नॉलेज है। अगर एरिस को उसके सामने सर्वाइव भी करना है तो उसे हर तरह की शॉर्ट्समैनशिप का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसीलिए आइसोलेट को उसका ट्रेनिंग पार्टनर बनाया गया। पहली फाइट कंप्लीट डिफीट। ट्रेनिंग शुरू होते ही एरिस और आइसोलेट का ड्यूअल हुआ और रिजल्ट बिल्कुल वन साइडेड था। एरिस हार गई बुरी तरह। उसने स्वॉर्ड गॉड स्टाइल की स्पीड यूज़ की, नॉर्थ गॉड स्टाइल की ट्रिक्स ऐड किए, लेकिन आइसोलेट ने हर अटैक रेड कर लिया। नॉवल के हिसाब से अगर ये रियल बैटलफील्ड होता तो एरिस कम से कम 100 बार मर चुकी होती। इतना बड़ा डिफरेंस था। ये एरिस के लिए एक और रिमाइंडर था, चाहे वो कितनी भी स्ट्रांग बन जाए, ऑस्टर्ड उससे कई लेवल्स ऊपर है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आइसोलेट पहले नीना से भी हार चुकी थी और रीज़न स्ट्रेंथ नहीं था, रीज़न था माइंडसेट। नीना अपने अपोनेंट्स को अंडर एस्टिमेट करती थी, वो हर ड्यूएल को सीरियस लेती थी, लेकिन आइसोलेट को अपनी एबिलिटीज़ पर थोड़ा ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस था। उस ओवर कॉन्फिडेंस का फ़ायदा नीना ने उठाया और इसी डिफीट ने आइसोलेट को भी हम्बल बना दिया। यही यानी स्वॉर्ड सैंक्टम सिर्फ एरिस को नहीं है, हर टैलेंटेड स्वॉर्ड्समैन को इम्प्रूव कर रहा है।
जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ती गई, एरिस ने एक और शॉकिंग चीज़ नोटिस की। आइसोलेट जो टेक्निक्स यूज़ करती थी उनमें कई मूव्स एग्जैक्टली वैसे ही थे जैसे ऑस्टेड ने यूज़ किए थे उसके अगेंस्ट, लेकिन डिफरेंस ये था ऑस्टेड उन्हीं टेक्निक्स को और भी ज़्यादा परफेक्टली एग्जीक्यूट कर रहा था। इवन रेडा के डायरेक्ट डिसाइपल भी टेक्निक्स के मामले में ऑस्टेड के आसपास भी नहीं आती। ये रियलाइजेशन आयरिस को और भी डेस्परेट बना देती है। उसे लगता है अगर वाटर गॉड स्टाइल के एक्सपर्ट भी ऑस्टेड के लेवल तक नहीं पहुंच पाए तो उसे कितनी दूर जाना पड़ेगा। लेकिन इसी थॉट ने उसकी मोटिवेशन और भी बढ़ा दी। अगला पूरा साल एरिस, नीना और आइसोलेट साथ में ट्रेन करते रहे। हर डुएल एक के बाद एक, हर डिफीट के बाद, हर मिस्टेक्स के बाद तीनों ने कुछ ना कुछ सीखते गए। नीना ने एरिस को एक एडवाइस भी दी। उसने कहा तुम्हें हमेशा इतनी टेंस रहती हो कि कभी कभी वही टेंशन तुम्हारी वीकनेस बन जाती है। एरिस ने पहली बार किसी और की एडवाइस को सीरियसली सुना और धीरे धीरे उसने अपनी फाइटिंग स्टाइल में बैलेंस बनाना शुरू किया। सिर्फ एग्रेशन नहीं, पेशेंस भी, सिर्फ इंस्टिंक्ट नहीं, टाइमिंग भी। एक साल के एंड तक एरिस को आइसोलेट कंप्लीटली इक्वल लेवल पर पहुंच चुके थे। ये इम्प्रूवमेंट किसी मिरेकल की वजह से नहीं था, ये हज़ारों आवर्स की ट्रेनिंग की रिजल्ट था। एनिमे ने एरिस की ट्रेनिंग को और इमोशनल और सिनेमैटिक बनाने के लिए काफ़ी ओरिजिनल सीन्स ऐड किए। फॉरेस्ट ट्रेनिंग, फाइनल ड्यूअल और कुछ इमोशनल इंटरैक्शन, ये सब मोस्टली एनिमे ओरिजिनल थे। नॉवल में फोकस ज़्यादा एरिस की इंटरनल ग्रोथ और फिलोसॉफी पर था, लेकिन ऑनेस्टली ये चेंजेस काफ़ी अच्छे लगे। इन्होंने एरिस की डेवलपमेंट को और भी इम्पैक्टफुल बना दिया और सीज़न 3 की शुरुआत को एक परफेक्ट ओपनिंग दी। अगर हम एरिस की पूरी जर्नी देखें तो ये सिर्फ एक शॉर्ट्समैन्स की ट्रेनिंग नहीं थी, ये एक ऐसी लड़की की कहानी थी जो अपनी वीकनेस एक्सेप्ट करती थी और उस वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दाव पर लगा देती। उसने शॉर्ट गॉड स्टाइल सीखा, नॉर्थ गॉड स्टाइल के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स अडॉप्ट किए, वाटर गॉड स्टाइल्स के काउंटर समझे और सबसे इंपॉर्टेंट, उसने कभी अपना गोल नहीं भूला, ऑस्टर्ड को एक दिन चैलेंज करना। यही ऑब्सेशन उसे हर रोज़ उठने की वजह देता है, हर डिफीट को एक्सेप्ट करने की हिम्मत देता है और हर ट्रेनिंग सेशन के बाद फिर से एक स्वॉर्ड उठाने की ताकत देता है। इसीलिए जब एरिस फाइनली रूडियस के पास वापस लौटेगी, वो सिर्फ वही सुंदर स्वॉर्ड्समैन नहीं रहेगी जिसे हम सीज़न 1 में जानते थे। वो एक कम्प्लीटली फोर्ज्ड वॉरियर होगी, एक ऐसी वॉरियर जिसके पीछे 3 अलग स्वॉर्ड स्टाइल का एक्सपीरियंस, काउंटलेस डिफीट्स और सालों की ब्रूटल ट्रेनिंग होगी। और ऑनेस्टली यही चीज़ मुसोको टेंसे की राइटिंग को इतना स्पेशल बनाती है। हर पावर अप के पीछे सिर्फ टैलेंट नहीं, सैक्रिफाइस, स्ट्रगल और ग्रोथ होती है, और एरिस की ट्रेनिंग उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। ऐसी ही वीडियो आगे भी आती रहेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। टाटा, बाय बाय।